नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। अगले 45 मिनट तक आप न्यूज रूम लाइव देखेंगे और न्यूज रूम लाइव में हम देश से लेकर दुनिया तक बात करेंगे। टैरिफ को लेकर पूरी जानकारी देंगे। टैरिफ के साथ साथ देश में क्या चल रहा है, बारिश, मौसम और बाढ़ कहां पर देखने को मिल रही है और उत्तरकाशी में किस तरह से इस वक्त वहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की कुछ अहम सुर्खियों पर और एक एक कर सभी बड़ी खबरें आपको बताएंगे। उसके बाद इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की पहली बड़ी खबर रहेगी, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। 50% टैरिफ के बाद भारत पर जो है वो सीधा प्रभाव और दबाव जो है वो पड़ सकता है। ये पूरी अपडेट आपको पहुंचाएंगे। अब ट्रंप ने टैरिफ तो लगा दिया है, इसी बीच आपको बता दें कि कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, जहां पर साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि ट्रंप भारत के खिलाफ लगातार कदम उठा रहे हैं, जिसमें केंद्र सरकार का एक बड़ा घेराव कांग्रेस ने किया है और कई ऐसे बड़े बयान दिए हैं। तो उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के हित की बात की है। उन्होंने कहा है कि किसानों का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और आने वाले दिनों में हम फिर से किसानों के लिए काम करेंगे। क्या पूरा मामला है, किसानों के लिए क्या कुछ नए कदम सरकार की तरफ से उठाए जाएंगे, ये पीएम मोदी ने आज खुद अपने संबोधन में कहा है। इसके बाद होगी बात उत्तराखंड के हवाले से और आपको बता दें उत्तराखंड मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक आज होने वाली है और ये बैठक तमाम जो उत्तरकाशी में हालात बने हुए हैं उसको लेकर होगी। वहां पर जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्या कुछ वहां पर चल रहा है और किन चीजों की जरूरत है, एक एक चीज पर जो है इस बैठक में बातचीत की जाएगी। तो इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ये बैठक होगी। सभी इस कैबिनेट मंत्री जो है इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ साथ अधिकारी भी इस बैठक में पहुंचेंगे और यूपी के तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। यूपी में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं, वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है, इन तमाम विषयों को लेकर आज इस कैबिनेट बैठक में बातचीत होने वाली है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, ट्रंप और टैरिफ को लेकर, जहां पर भारत पर ट्रंप ने 50% टैक्स लगा दिया है और इसके बाद तमाम चीजों को लेकर अगर बात की जाए तो भारत पर एक बड़ा प्रभाव दिखता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अतिरिक्त टैक्स 25% अतिरिक्त टैक्स जो है वो लगाया गया है। रूस से तेल खरीदने पर 25% ये अतिरिक्त टैक्स भारत को देना होगा। 27 अगस्त से लागू होगा भारत पर टैरिफ। तो यहाँ पर ट्रंप ने 50% टैरिफ जो है वो इंडिया यानी भारत पर लगा दिया। बिल्कुल रूपाली, देखिए ट्रंप का कहना है कि रूस से मत खरीदिए तेल, नहीं तो लगा दूंगा टैरिफ का खेल, और यही हो भी रहा है। पहले 25% टैरिफ का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया और वो पहले डिले कर दिया गया एक हफ्ते के लिए। 7 अगस्त से ये शुरू होगा, आज से ये शुरू हो गया और साथ ही साथ 21 दिनों के बाद अब जो एक्स्ट्रा टैरिफ है वो भी लगा दिया गया है, यानी 25% एक्स्ट्रा टैरिफ भारत पर लगाया गया है। इसका सीधा असर भारत पर देखने को मिल सकता है। भारत के कई सारे जो व्यापार हैं उसका इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, चाहे वो टेक्सटाइल का सेक्टर हो, चाहे वो ऑटो पार्ट्स का सेक्टर हो, चाहे वो बाकी फार्मा कंपनीज हो, या इसके अलावा कई सारी कंपनीज हैं, कई सारे सेक्टर्स हैं जिनको नुकसान हो सकता है या जिन पर सीधा दबाव पड़ सकता है। इस वजह से हमारे जो व्यापारी हैं, हमारे जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए एक दिक्कत साबित हो सकती है। और रूपाली, आने वाले समय में अगर इसी तरह का रवैया रहेगा तो भारत में थोड़ी बहुत महंगाई कुछ चीजों पर बढ़ सकती है। तो बिल्कुल ये भारत को एक बार फिर से झेलना पड़ सकता है सब कुछ, क्योंकि 27 अगस्त से तो लागू हो जाना है भारत पर टैरिफ। और इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस कार्रवाई को जो ट्रंप के द्वारा की गई है साफ तौर पर गलत करार दिया है और भारत ने अमेरिका के फैसले पर कई बड़े सवाल उठाए हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें, 1 अगस्त को पहले जो नया टैरिफ है वो लागू होना था, जो 25% तक भारत था कैटेगरी में था, उसमें 10 से 41% की कैटेगरी टोटल बनाई गई थी। लेकिन 50% अब भारत पर टैक्स लग रहा है, जिसके चलते भारत ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। और इस बीच दोस्ती पर भी सवाल खड़े होंगे कि क्या ट्रंप ये नहीं जानते कि टैरिफ का असर भारत के लोगों पर क्या पड़ेगा। देखिए टैरिफ क्या है ये आपको बताते हैं। टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स है, विदेश से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है, यानी जो भी बॉर्डर से बाहर टैक्स लगता है उसे टैरिफ कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि टैरिफ है क्या, ये एक करके आपको बता रहे हैं। विदेश से जाने वाले यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो सामान होता है, इससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। टैरिफ से सरकार की इनकम भी बढ़ती है। तो यहाँ पर
ये बड़ा झटका ही है। इसके साथ इसका मकसद घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना होता है और देशी उद्योगों की रक्षा करना होता है। यानी जो भी सामान यहां से आयात होता है, निर्यात होता है अमेरिका की तरफ, उनके लिए आयात होता है, उन सामानों पर वो टैरिफ ज्यादा लगा देंगे, जिससे उनके जो अपने प्रोडक्शन वहां पर हो रहा है उसमें बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ आपको बता दें, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर असर पड़ेगा। स्टील, केमिकल और फार्मा इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स भी काफी महंगे हो सकते हैं ये टैरिफ लगने के बाद। बिल्कुल, ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां जहां पर असर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा है अभी सिर्फ 8 घंटे ही तो हुए हैं, आप बहुत कुछ होते देखेंगे, बहुत सारे सेकेंडरी सैंक्शंस आने वाले हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है भारत को कि आखिर रूस से आप तेल खरीदना बंद नहीं करेंगे। हालांकि ये मुख्य कारण बताया जा रहा है कि भाई रूस से भारत लगातार तेल खरीद रहा है, इस वजह से ये टैरिफ लगाया गया है। और इस बीच भारत विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया है कि अमेरिका ने हाल ही में भारत के रूस से किए जा रहे तेल आयात को निशाना बनाया है। हमने पहले ही साफ कर दिया है कि हम बाजार की स्थिति को आधार पर तेल खरीदते हैं और साथ ही साथ इसका मकसद 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बिल्कुल सही कहा आपने, मकसद भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगा रहा है, जबकि और देश भी अपने हित में यही काम कर रहे हैं। हम दोहराते हैं कि यह कदम अनुचित है, नाजायज है और गलत है। यहाँ पर यह भी कहा गया भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा कि भारत अपने राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। तो यहाँ पर ये साफ तौर पर कह दिया गया है। और इस बीच अब आप देखिए, भारत और अमेरिका आमने सामने। अब सेकेंडरी सेक्शंस क्या हैं, इसके अलावा और क्या कुछ हो सकता है? कैसा प्रतिबंध है जो किसी देश पर सीधे नहीं बल्कि किसी तीसरे देश से उसके व्यापारिक रिश्तों के चलते लगाए जाते हैं? तीसरे देश के जरिए, यानी अमेरिका किसी और देश के जरिए भी भारत पर आक्रमण कर सकता है। टैरिफ के अलावा जो बाकी सेकेंडरी उनके पास सैंक्शंस होंगे, उससे भी भारत को काफी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से शीतल ने बताया, यानी अमेरिका सीधे भारत को टारगेट ना करके उन कंपनियों को टारगेट करेगा जो सेकेंडरी सेक्शंस के अंडर आती है। और यहाँ पर आपको बता दें, उन कंपनी और बैंकों पर सख्ती कर सकता है जो रूस से तेल खरीद में शामिल है, क्योंकि मामला यही कहा जा रहा है कि अमेरिका ये नहीं चाहता कि भारत रूस से तेल खरीदे। बिल्कुल, और यही बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल आप डोनाल्ड ट्रंप को सुनिए, उन्होंने क्या कहा। Let's see what happens over the next. Let me go, please. Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional sanctions? It's only been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions You're going very to see a lot soon. more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. Sorry. Let me Officials go, have please. अपना डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, लेकिन कल आपको नजर आए होंगे डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए थे जब भारतीय पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा था। उसके बाद तुरंत उन्होंने फैसला लिया। करोड़ी सिंह जी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार इस वक्त जुड़ रहे हैं। करोड़ी जी से जानने की कोशिश करेंगे इसका भारत पर कितना इम्पैक्ट है, कितना असर है, किन किन सेक्टर्स में। हालांकि वो हमने भी आपको बताया, लेकिन ओवरऑल भारत के लोगों पर क्या असर पड़ेगा ये जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। करोड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय दिया। ये बार बार डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां और अब 25 के बजाय 50% टैरिफ लगा देना, हालांकि 25% अभी लागू है और 25 और अगले 21 दिन के बाद लागू होगा। साधारण शब्दों में अगर हम अपने दर्शकों को समझाएंगे कि इस बॉर्डर पार टैरिफ जो लगाया जाता है, इससे भारत के आम लोगों को क्या असर पड़ता है, भारत के मध्यम वर्ग के लोगों को, गरीब वर्ग के लोगों को क्या असर पड़ता है? देखिए शीतल, इसमें दो पक्ष हो सकते हैं। एक तो ट्रंप इस तरह का स्टैंड क्यों ले रहा है, क्योंकि तिजारत है वो एक मालियाती और मैशत का हिस्सा है, लेकिन उसको वो सियासत में हिकमत अमली के रूप में क्यों ट्रीट कर रहा है। ये पहली बार हो रहा है इस तरह का कि कोई भी रहनुमा हो दुनिया का, किसी भी देश का, इस तरह की बातें करे। तो इसको केवल हम ये मालियाती या यो नहीं मालूम मैशत का ही मामला है, ये पॉलिटिक्स का मामला है, सियासत का मामला है।
और इसमें सियासत में ट्रंप क्या चाहते हैं कि अमेरिका को ग्रेट बनाने का उन्होंने वादा किया और उसका इंटीग्रल पार्ट उन्होंने बना लिया ट्रेड को। और वो ये कह रहे हैं कि ट्रेड केवल व्यापार नहीं है, तिजारत नहीं है, ये दुनिया में शांति स्थापना का, दुनिया में अमेरिका की लीडरशिप को स्टेब्लिश करने का, तो अमेरिका की रहनुमाई को बनाए रखने का साधन भी वो बनाना चाहते हैं। हाँ। अब भारत को वो टारगेट क्यों कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि चाइना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। चाइना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अमेरिका को डिस्प्लेस कर सकता है, अमेरिका की रहनुमाई को दुनिया में, लेकिन चाइना को टारगेट उस लेवल तक नहीं कर रहा है, इंडिया को क्यों कर रहा है? तो हमें ऐसा लगता है कि हम रशिया से तेल ले रहे हैं केवल उसी की वजह से कर रहा है। और भारत ने जब ये कह दिया कि तेल आप भी ले रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज भी व्यापार कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं उनसे, तो भारत कौन सा यूनिक बात कर रहा है? लेकिन ट्रंप की जो डिप्लोमेसी है वो दबाव की है। तो आप देखिए, उन्होंने 27 अगस्त से लागू करने का कहा है और 25 से भारत की जो ट्रेड टॉक है छठे राउंड की वो शुरू हो जाएगी। हाँ। तो उससे पहले वो दबाव बना के किसी न किसी रूप में अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बना के समझौता करना चाहते हैं। उनका मानना है कि यूरोपियन यूनियन से हमने कर लिया, हमने जापान से कर लिया, चाइना से कर लिया, इंडिया क्यों असर्ट कर रहा है, इतना क्यों नहीं कर रहा है? एक तो ये कारण है। दूसरा यह है कि अमेरिका की जो मालियाती और मैसत वाली हालत है, उसको सबसे बड़ा खतरा वो ब्रिक्स से मानते हैं, रशिया से नहीं। रशिया तो मिलिट्री और पॉलिटिकल चैलेंज है। और अभी जो ब्रिक्स की समिट हुई उसमें चाइना के प्रेसिडेंट ने स्ट्रेटेजिक अब्सेंस दिखाया, गए नहीं। अगर जाते तो उनको प्रोमिनेंस मिलता और उन पे ट्रंप नाराज होते। लेकिन भारत गया, फाउंडर मेंबर्स में भारत ज्यादा प्रभावशाली था, रशिया के प्रेसिडेंट भी नहीं गए, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को वहां प्रोमिनेंस मिला। और ट्रंप को लगा कि ब्रिक्स का रहनुमा तो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, इंडिया है। हाँ। तो ब्रिक्स को मजबूत करके डॉलर को डाउन करने के लिए या अमेरिका की मैसत को डाउन करने के लिए इंडिया लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। करोड़ी जी, इंडिया को टारगेट करो। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, जिस प्रकार से अभी ट्रंप कह रहे हैं या अमेरिका कह रही है भाई रशिया से आप तेल खरीद रहे हैं, इसलिए आप पर टैरिफ को बढ़ा दिया जाएगा, और अगर आप नहीं मानेंगे या आपकी कोई जवाबी प्रतिक्रिया आती है तो हम इसमें और सेकेंडरी कुछ न कुछ करेंगे, किसी अन्य देश के जरिए कहीं ना कहीं भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो भारत और पाकिस्तान का तुलनात्मक भाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने पहले कहा कि भाई आप एक दिन तेल जो है पाकिस्तान से खरीदेंगे, अब भारत पर टैरिफ जड़कर आसिफ मुनीर को फिर से न्योता दिया गया है। ऐसी खबरें मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए आ रही हैं कि भाई वहां पर मुनीर फिर से जा सकते हैं। देखिए, जो आपने कहा नहीं कि एक दिन पाकिस्तान से भारत में तेल खरीदेगा, हाँ। वो तो मुझे लगता है कि एक सरकाज़्म था, सैटायर टाइप था कि आप अपने आप को ज्यादा समझते हैं। वो दबाव की कूटनीति का एक पार्ट था। मुझे नहीं लगता कि वो सीरियस कोई स्टेटमेंट था। अदरवाइज भी ट्रंप के बारे में अमेरिकन मीडिया में एक फ्रेज चलता है, ताको ट्रंप, ट्रंप ऑलवेज चिकन साउथ, मतलब बार बार ट्रंप बदलते हैं, सुबह क्या कहते हैं, दोपहर में क्या कहते हैं, शाम को क्या कहते हैं। तो इस तरह की ट्रंप की इमेज बन चुकी है। और इसीलिए पहले कहा था कि 1 अगस्त से लगाऊंगा, फिर 8 अगस्त से, अब कह रहे हैं इंप्लीमेंट होगा 27 अगस्त से। तो ये बार बार जो बदल रहे हैं, ये उनकी जो दबाव की कूटनीति है उसका हिस्सा है। लेकिन वो ये चाहते हैं कि भारत इस तरीके से अमेरिका के सामने खड़ा नहीं हो, अमेरिका की सब टर्म्स एंड कंडीशंस माने। लेकिन अभी मुझे लगता है शीतल, अभी अगले 2 महीने में भारत के प्रधानमंत्री की शी जिनपिंग से मुलाकात होगी, पुतिन से होगी, और मुझे लगता है ट्रंप से भी मुलाकात होगी, क्योंकि क्वेड की समिट भी होने वाली है भारत में। तो इन तीनों बड़े नेताओं से मुलाकात होगी और मुझे लगता है कि उस समय कोई न कोई रास्ता निकलेगा दुनिया में पीस स्टेब्लिश करने के लिए, रशिया के मामले में भी, चीन के मामले में भी, और कहीं न कहीं कोई सामंजस्य बैठेगा जब टॉप लीडरशिप में बातचीत होगी। क्योंकि टॉप लीडरशिप की बातचीत होती है तो उससे पहले बहुत ग्राउंड वर्क होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, तो कोई न कोई प्रस्ताव तैयार होते हैं। और जब टॉप लीडरशिप मिलती है तो केवल उसका अप्रूवल मात्र होता है।
तो मुझे लगता है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे कूटनीतिज्ञ तो हैं, करोड़ी जी, पॉलिसी प्लानर्स इसमें हैं, हम वो ये भी इस मान मामले में सकते हैं कि एक्टिव जहां हैं ट्रंप तीनों कुछ मेन समय लीडर पहले से अपनी भागीदारी इस तरीके से निभाते हुए नजर आ रहे थे कि दो देशों के बीच की जंग रुकवा रहे थे, और आज खुद कहीं ना कहीं ये दबाव बनाकर ग्लोबल ट्रेड वॉर के संकेत दे रहे हैं। ये आप बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ट्रंप ये चाहते हैं कि जो मिलिट्री वार है वो तो कम हो जाए, लेकिन इकोनॉमिक जो डोमिनेशन है अमेरिका का वो बना रहे, क्योंकि ट्रंप ने ये रियलाइज किया कि मिलिट्रीली और टेक्नोलॉजिकली अमेरिका दुनिया का रहनुमा, दुनिया को लीडरशिप दे रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका पिछड़ गया है। और मैन्युफैक्चरिंग में पिछड़ने का कारण था मिनरल्स, अमेरिका दूसरे देशों से नहीं ला पा रहा है, अमेरिका की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और धीरे धीरे डॉलर भी डाउन होता रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका को ग्रेट बनाऊंगा, तो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग शुरू होना चाहिए, और जो अमेरिका की कंपनी बाहर चली गई हैं वो अमेरिका में आके मैन्युफैक्चरिंग करें। वो एप्पल को धन्यवाद दे रहे हैं कि एप्पल यहाँ शुरू कर रहा है। यूरोपियन यूनियन से कहा कि आप अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कीजिए, $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वो करवा रहे हैं। सऊदी अरब के प्रिंस को कहा कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो कर रहे हैं। तो वो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट मंगा के अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना चाहते हैं। वो अमेरिका के इस सदी में डोमिनेशन के लिए बहुत जरूरी है, वो ये समझते हैं, क्योंकि एक्सक्लूसिव मिलिट्री लीडरशिप और टेक्नोलॉजी में लीडरशिप है वो अमेरिका को नंबर 1 नहीं रख सकता लंबे समय तक, क्योंकि चाइना, हिंदुस्तान, भारत जैसे कई देश चुनौतियां दे रहे हैं। तो वो ये चाहते हैं कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग हो, और उसके लिए ट्रेड का ही एक साधन है, क्योंकि ट्रेड को उन्होंने पहले क्यों लिया? देखिए, वो इसलिए लिया कि जो कंपनियां हैं वो तैयार नहीं होगी अमेरिका में मैन्युफैक्चर करने के लिए, अमेरिकन कंपनी भी तैयार नहीं होगी, इसलिए टैरिफ लगाएंगे। तो अगर भारत से एप्पल जाता है वो भी अमेरिकन कस्टमर को महंगा मिलेगा। तो केवल भारत के कस्टमर प्रभावित नहीं हो रहे हैं, अमेरिका के कस्टमर भी प्रभावित हो रहे हैं। तो वो टैरिफ का दबाव बना के अमेरिकन कंपनी को भी ये कह रहे हैं कि आप अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करो, तो आप पे कोई टैरिफ नहीं लगेगा, आपके प्रोडक्ट्स यहाँ आराम से चलेंगे। अमेरिका फर्स्ट की नीति डोनाल्ड ट्रंप अपना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका करोड़ी जी हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। आपने समय दिया और हमारे साथ बातचीत की। बहुत ही गहराई से समझना होगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों तिलमिलाए हुए हैं और भारत पर टैरिफ लगाने की धमकियां और अन्य धमकियां क्यों दे रहे हैं। अब बात करेंगे विपक्ष की, यानी विपक्ष ने इसी टैरिफ को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी के दोस्त ट्रंप ही भारत पर जो है वो टैरिफ लगा रहे हैं, और ये तंज विपक्ष की तरफ से कसा गया है। तंज की भाषा में उन्होंने कहा है कि भाई ये तो अपने ही दोस्त थे जिनके लिए हवन किए गए, जिनकी जीत के लिए इतनी कामना की गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या जब विदेश नीति की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, तो तब क्या विपक्ष को ऐसी बयानबाजी करनी चाहिए? क्या विपक्ष को भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना होगा? तभी हम भारत को सशक्त करेंगे और भारत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल सरकार से अमेरिका को जवाब देने की मांग विपक्ष ने की है कि अमेरिका को जवाब दिया जाए, और ताकि अमेरिका इस तरह से भारत के खिलाफ जो रवैया है वो ना अपनाए। तो फिलहाल कांग्रेस ने यह तंज कसते हुए सरकार पर सीधा निशाना साधा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि जब से ट्रंप ने 25% अतिरिक्त टैक्स लगा दिया है और वो 50% हो चुका है, जो 27 अगस्त से लागू होगा। इस बीच अब कांग्रेस ने घेराव किया है केंद्र सरकार का। पीएम के दोस्त ने भारत पर टैरिफ लगाया, ये कांग्रेस कहती हुई नजर आ रही है, जहां पर ट्रंप लगातार भारत के खिलाफ कदम उठा रहे हैं। अब देखिए, ये कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश, जिस तरीके से करोड़ी सिंह जी ने भी कही कि अमेरिका चाह रहा है कि दबाव के तले भारत कोई फैसला ऐसा ले ले। और यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें कि ये भी कहा है कांग्रेस ने कि नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री है वो हिम्मत करे और ट्रंप को इसका जवाब दे। देखिए, विदेश मंत्रालय की तरफ से तो साफ तौर पर इसे गलत कहा गया फैसले को, लेकिन अब प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब आए, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि आर्थिक तौर पर ब्लैकमेल करना है, जो कि अमेरिका भारत को कर रहा है। लेकिन रूपाली, समझना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ही दोस्त एलन मस्क के नहीं निकले तो वो भारत के क्या निकलेंगे। तो ऐसे में ये बात कहना कि भाई आपके दोस्त हैं और आपके ही दोस्त ने टैरिफ लगाए, उनकी अपनी एक नीति है, उनके देश की अपनी एक नीति है,
वो अमेरिका फर्स्ट की नीति से काम कर रहे हैं और भी बहुत सारी जो कहीं ना कहीं कारण है, रीजंस हैं, वो हो सकते हैं जिसको लेकर भारत पर टैरिफ लगाया है। लेकिन विपक्ष ने मांग की है कि भारत इसमें कड़ा यहां से जवाब दें ताकि अमेरिका को ये समझाया जा सके कि आखिर भारत पर जो है वो लगातार टैरिफ क्यों लगाया जा रहा है। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। उन्होंने एक बयान दिया है और इस बयान को लेकर अगर बातचीत की जाए तो फिलहाल वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसानों के हित की अगर बात करें तो उसे सबसे पहले सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है और साथ ही साथ ये भी कहा कि किसानों, पशुपालकों या फिर मछुआरों के हितों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान है कुछ जो सामने आए हैं। देखिए, एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा और मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है और हम भी तैयार है, पूरी सरकार तैयार है। उन्होंने अपने बयान में आज ही ये कहा है। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम। अब बात होगी चीन के दौरे की, क्योंकि पीएम मोदी ट्रंप के टैरिफ के बीच चीन के दौरे पर जा सकते हैं और ये कुछ समय के बाद दौरा होना है जहां पर एससीओ की मीटिंग में पीएम मोदी शामिल हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा दौरा हो सकता है, खास तौर पर अमेरिका के रवैये के बाद पीएम मोदी क्या भारत और चीन के बीच के रिश्तों को और गहराते हुए नजर आ सकते हैं। 2020 के बाद भारत और चाइना के बीच के रिश्ते खराब हुए थे, गलवान के बाद या गलवान में जो घटना हुई थी उसके बाद। लेकिन अब जिस प्रकार से दौरे हो रहे हैं वो बता रहे हैं, वो सीधा संकेत दे रहे हैं कि ट्रंप अगर लगातार इसी तरह का रवैया भारत के खिलाफ अपनाते हैं तो यहां पर भारत, रूस और चीन को एक साथ आना होगा, जिसके लिए कुछ समय पहले आपने देखा होगा चर्चा भी हुई थी, बातचीत भी हुई थी कि क्या ये तीनों देश एक मंच पर आकर एक साथ इस ट्रंप की नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। ये बड़ी बात है। पीएम मोदी चीन, जापान दौरे पर जाएंगे, ये एससीओ समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि ट्रंप के टैरिफ के बीच ये चीन का दौरा है। चीन जापान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, जहां पर इस महीने की एंडिंग में कहा जा रहा है कि जापान और चीन की यात्रा पर जाएंगे। जापान का दौरा बायलैटरल रिलेशंस को और मजबूत करना और उनको एक उद्देश्य देना है। जबकि चीन की अगर बात करें तो शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की मीटिंग है, उसमें हिस्सा लेंगे और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 30 अगस्त वो डेट है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे। बिल्कुल, और ये एक नई शुरुआत हो सकती है फिर से, लेकिन बहुत ज़्यादा चुनौतियां हैं भारत और चीन के बीच, क्योंकि जो विवाद हुए थे उनको वापस पटरी पर लौटाना, उन जख्मों को फिर से भरना। लेकिन पीएम मोदी की नीति क्या होगी, किस विजन के साथ वो आगे जाएंगे, ये देखना बेहद ज़्यादा दिलचस्प है। तो आगे
आगे बढ़ेंगे जहां पर बात करेंगे उत्तराखंड के हालातों को लेकर, क्योंकि उत्तरकाशी की अगर बात करें तो धराली में जो कुछ हुआ उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, तमाम चीजों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आज मुख्य सचिव की बैठक उत्तरकाशी के हालातों को लेकर होने वाली है। तो ये उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर उत्तरकाशी को लेकर बैठक होगी और इस बीच आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर एक चीज पर ध्यान रखे हुए हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात की जाए तो वो खुद उत्तरकाशी में मौजूद है। बिल्कुल, और बैठक जारी है, अधिकारी मौजूद हैं, ये मुख्य सचिव बैठक ले रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर समीक्षा बैठक हो रही है क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जो है वो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। कल वहां पर बारिश हो रही थी, आज भले ही वहां पर धूप निकली हुई है, लेकिन धूप निकलने के बावजूद भी वहां पर उस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वहां पर संसाधन नहीं पहुंच पा रहे हैं, वहां पर उन उपकरणों को नहीं पहुंचाया जा रहा है, सड़कें भी कटी हुई हैं, संपर्क भी कटे हुए हैं। इससे पहले सीएम धामी ने भी कल एक बैठक ली थी अधिकारियों के साथ और उस बैठक के बाद अब जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी ये बैठक ले रहे हैं और उनके साथ तमाम अधिकारी हैं, चाहे वो सेना या बाकी अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारी हों या फिर पुलिस के वहां पर आला अधिकारी हों या बाकी अन्य संबंधित विभाग हैं, उन सबके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग, क्योंकि सभी पहलुओं के साथ आगे बढ़ना है। न सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है बल्कि रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ जिन लोगों को वहां पर सुरक्षित निकाला गया है उनको रहने की जगह, उनको खाने की जगह, उनको कैसे वहां पर रखना है, उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, उनको कैसे दोबारा से वहां पर स्थापित करना है, क्योंकि लोगों ने अपने घरों को खोया है, लोगों ने अपनों को खोया है और अभी जो लोग वहां पर लापता है उनको वहां पर सर्च किया जा रहा है, उनका रेस्क्यू किया जाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक जो ऑफिशियल आंकड़ा 190 लोगों को वहां पर सुरक्षित बचाया गया है और अभी जो बताया जा रहा है 100 के आसपास के लोग हैं जो अभी तक लापता हैं। हालांकि ये वहां गांव का आंकड़ा है, कुछ बाहरी लोग भी वहां पर हैं, केरल से लोग हैं, वहां पर महाराष्ट्र के कुछ लोग हैं जो जत्थे में हैं, जो ग्रुप में हैं। अब देखना होगा जब ऑपरेशन कंप्लीट होगा तो उसके बाद ये नंबर कहां पर होगा। रूपाली, तो बिल्कुल यहाँ पर अभी कई लोग जो है वो लापता है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आज ये भी कहा जा रहा है कि मौसम जो है वो साफ हो चुका है जिसके चलते ये तलाशी अभियान, सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज किया जाएगा, इसको और गति दी जाएगी ताकि जो लोग लापता है उन्हें जल्द से जल्द ढूंढा जाए। आपको बता दें इसमें मैक्सिमम टूरिस्ट भी है, कई केरला के हैं, कई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है, 28 का आंकड़ा है, 16 का आंकड़ा है। ये लोग जो है बाहर से यहाँ पर घूमने आए हुए थे और इस बीच मलबे में दबने की आशंका इनकी बताई जा रही है। बादल फटने के कारण कहा जा रहा है कि कई लोग जो है वो बह भी गए हैं। तो अभी ओवरऑल जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है वो चलाए जा रहे हैं। उत्तरकाशी को लेकर ये बैठक की जा रही है और इसमें मुख्य सचिव तमाम चीजों को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कैसे जल्द से जल्द इस आपदा से निपटा जाए, क्योंकि अभी कई सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ना ही सिर्फ उत्तरकाशी की अगर बात की जाए, तमाम ऐसी जगहें हैं उत्तराखंड की पहाड़ी क्षेत्रों वाली जहां पर भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं और ये बड़ी खबर भी उत्तरकाशी से है जहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। धराली में उस ऑपरेशन को बड़े स्तर पर किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर लोगों को वहां पर पहुंचाया गया है जो लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। तो फिलहाल अभियान जारी है, लेकिन अभी भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी समय लग सकता है। जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स मिल रही हैं या जो मीडिया रिपोर्ट्स मिल रही हैं, लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ की है जो वहां पर लोग मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई दिक्कतें भी आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सड़क मार्ग से धराली पहुंचना मुश्किल हो रहा है क्योंकि सड़कें कट गई हैं, जिस वजह से वहां पर पहुंचना मुश्किल है रेस्क्यू टीम के लिए। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन और भी तेज कर दिया है क्योंकि आज मौसम भी साफ है और उस वजह से ये तेज कर दिया है। सीएम धामी भी आज उत्तरकाशी में मौजूद है, कल ही सीएम धामी वहां पर पहुंचे हुए थे, आज उनका दूसरा दिन भी है। और ये फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बाकी आईटीबीपी या बाकी अन्य टीमें भी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं।
रिप्रेजेंटिंग सर, मेरा नाम जितेंद्र पालन है सर। जब मैंने सर जॉब के लिए वहाँ पे गया था तो वहाँ पे सर फंसे हम तो नीचे आए आर्मी वालों की मदद की और हमें यहाँ पर उठा लिया। आर्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आर्मी ना होती शायद हम आर्मी भी और साथ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमारी बहुत हेल्प की है। हर जगह पे जहाँ पे भी लोग हमें मिले, बहुत अच्छे लोग मिले, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। एंड थैंक्स टू ऑल आर्मी, लोकल पुलिस एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। हरसिल के लोग कहते थे आप हरसिल की जिम्मेवारी हो, पहले आप पहुँचो जहाँ सेफ, हमें कॉल करना पहुँचते जी, सब अच्छा। बंगाल से हूँ और मैं देहरादून में नौकरी करता हूँ। हम लोग गंगोत्री गए थे घूमने और हम लोगों ने ये आपदा में मतलब हम लोगों के सामने ही हुआ ये आपदा, हम भी फंस चुके थे उसमें। तो प्रशासन की व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी है, मतलब पावर और ये सब नेटवर्क नहीं रहने के बावजूद भी हम काफ़ी जल्दी रेस्क्यू हो चुके हैं उधर उस एरिया से। हमें इस चीज़ की और डर थी कि और भी क्लाइमेट बदल जाए, फिर और कुछ हो जाए तो हम ज़्यादा फंस जाएंगे उधर, इसलिए काफ़ी जल्दी सब कुछ हुआ है और हम सच में आभार है सरकार के। मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं देहरादून में जॉब करती हूँ और हम यहाँ गंगोत्री घूमने के लिए आए थे और लेकिन जो भी हो गया और आर्मी लोगों ने हमें अच्छे से रेस्क्यू करा दिया और यहाँ तक पहुँचा दिया, बहुत अच्छे से ध्यान रखा हमारा, सब कुछ सही हो गया, यहाँ तक आ गए, अब आगे भी चले जाएंगे। तो मतलब जब हम लोग होटल में थे तो तभी ये सब हुआ था, लैंडस्लाइड वगैरह, जस्ट हमारे होटल के आगे पूरा ये मलबा वगैरह भर गया था। फिर हम लोग वो देखे और तुरंत निकल गए। हमारा बैग एक कॉल आती है हमारी कि एक्चुअल में दराजी में कुछ ऐसी हादसा हो चुका है। जब हमने हादसे के वजह से हम हरसिल के ब्रिज पर पहुंचे तो हमने देखा उसमें सिलेंडर वगैरह ऐसे होटल्स वगैरह में बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रही थी। हमने अपने आप को सेव करने के लिए फिर हम वो आपका आर्मी कैंट की साइड दूसरी ओर, आप लोग हरसिल में थे? हाँ जी, तो हम जैसे ही ऊपर पहुंचे तो हमने देखा आर्मी कैंट के बेस पर वहाँ पर भी बादल फट चुका था। जो हमारे हरसिल की तरफ जो हमारी प्रॉपर्टी है सर, वो होटल है जहाँ पे हम जॉब करते हैं, वो बिल्कुल गंगा के किनारे पर है, उसमें भी एक्चुअल में पानी घुसना शुरू हो गया था। तो हमने अपने आप को बचाने के लिए फिर हमारे जो जवान थे उन्होंने हमारी बहुत सहायता करी, जो लोकल लोग थे उन्होंने हमें रात को शरण दी, तब जाके हमने अपनी जान बचाई है वहाँ पर जाकर। जी सर, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत दिक्कत है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, घर पहुँच जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, आप लोग सब लोग साथ में ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से हैं? मैं सर मखवा से। थैंक यू सर। आप जब आए तो उसके बाद से सारा बन गया। चलो आने ले जाने का क्रम सब हो गया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बड़ी बात है। निकाल लेंगे अभी सब लोग। और कितने लोग हैं अभी हैं? बहुत है ऊपर। आप सब लोग कहाँ से उधर से? बहुत है ना, अभी हाँ बहुत। तो मतलब जब हम लोग होटल में थे तो तभी ये सब हुआ था, लैंडस्लाइड वगैरह, जस्ट हमारे होटल के आगे पूरा ये मलबा वगैरह भर गया था। फिर हम लोग वो देखे और तुरंत निकल गए। हमारा बैग पैक करके धराली में थे आप लोग उस समय? उसके जस्ट बगल में एक होटल में, और फिर मतलब बैग पैक करके निकल गए और आर्मी में कैंप में आ गए, रेस्क्यू कैंप में। फिर वहाँ पता चला कि सिर्फ हमारा होटल बचा, बाकी सब रह गए। एक और आ गया था, 2 आया था ना? हाँ, 2 बार आया। बाद में पता चला सिर्फ वो होटल है, बाकी सब मतलब जहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया वो सब रेस्टोरेंट सब गए। उसी समय शाम को निकल गए थे? पहला तो 1:30 बजे के आसपास हुआ। हमने देखा और तुरंत निकल गए लगेज लेके, हमने रुका नहीं, कुछ भी नहीं, बस लगेज लेके निकल। आप लोग आराम गाड़ी के अच्छा, तो अभी कहाँ देहरादून जाओगे आप लोग? अच्छा, तो कहाँ पर थे आप? जो ये मथुरा की तरफ निकलता है, वो तो पुल तो ठीक है। हाँ, पुल ठीक है, मैंने देखा था। अच्छा, लेकिन लोग कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी व्यवस्था वगैरह सब चलिए पहुँच जाएंगे आप। आपकी व्यवस्थाओं के बारे में बात करनी अलग से बात। सर
अच्छा, आपकी टीम है तो अभी कितने लोग चले गए अभी तक? 42 चले गए सर, 2 डॉक्टर चले गए, तीनों को भी उड़ गया सर, तो मौसम कुछ नहीं है ना। हाँ सर, तो वहाँ पे जो दिनों से जो रिजल्ट जाना है और दूसरे सेंटर की तैयारी करवाते हैं और उससे पहले अभी तो जब चीज़ पूरा है Indian Army and ITBP, they have done the most मतलब ब्यूटीफुल वर्क। और नीचे जो है पूरा धराली तो पूरा शिल्प मरुस्थल बन रहा है, तो उसके लिए लकड़ियां डाली गई और चुन चुन के उन्होंने जो बहे हुए ये टीन थे उन सबको डाला गया और उसके पश्चात जो है आने जाने के लिए सभी इवोकेट किया है। जो गंगोत्री की साइड के कुछ लोग थे और उसके पश्चात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर भी आ गया था, वहाँ पर सभी लोगों से भेज ये गाड़ी भेज दो फिर इंतजार कर रहे क्या? आपको पैकेट देके भेज देंगे, ठीक है। सभी जवानों को मेरा जय हिंद, बहुत बढ़िया आप लोग। तो बिल्कुल आपने देखा यहाँ पर उत्तरकाशी के धराली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है, जहाँ पर जो आपदाग्रस्त लोग हैं उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि किस तरीके से जो तैयारियां की गई, जिस तरीके से लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन में निकाला गया, क्या वो सही है। तमाम चीजों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उधमपुर जिले के बसंतगढ़ में सड़क हादसा पेश आया है और सीआरपीएफ का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। आपको बता दें, सड़क हादसे में 18 जवान घायल हुए, जिन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाया गया। देखिए, बेहद दुखद खबर इस वक्त बसंतगढ़ से, जहां पर कदवा मार्ग पर यह बड़ा हादसा, जिसमें अभी तक 1.5 दर्जन वहां पर जो जवान थे वो घायल हुए और जिन्हें उधमपुर हॉस्पिटल की तरफ रवाना कर दिया है ताकि जल्द से जल्द उनका उपचार वहां पर दिया जाए। बसंतगढ़ से खनेड़ कुड़वा रोड पर आज ये बड़ा हादसा हो गया, जहां सीआरपीएफ का जो वाहन था वो अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा है और हादसे में 6 से 7 जवान पूरी तरह से घायल हुए, लेकिन कुल मिलाकर बहुत सारे जवान जो है वो घायल हुए हैं। 6 से 7 इसलिए जवान कह रहा हूं क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल हुए हैं। कुल मिलाकर 1.5 दर्जन से अधिक जो जवान हैं वो घायल हुए। देखिए तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें हैं जहां पर एक सीआरपीएफ का वाहन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, अनियंत्रित हुआ है। इसका कंट्रोल जो है वो पूरी तरह से खो गया। उस कंट्रोल खोने के बाद ये गहरी खाई में गिरा है। फिलहाल इन जवानों को जो है वो अस्पताल की तरफ पहुंचाया गया है ताकि इनका उपचार समय पर किया जा सके और ये सभी जवान सुरक्षित रहें। रेस्क्यू कार्य तेजी से जारी है और जैसे कोई बड़ी अपडेट हमें मिलती है, जैसे कोई जानकारी मिलती है तो उसके बाद आगे की जानकारी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता किशोर शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके। किशोर, बताइएगा क्या कुछ हादसे को लेकर अपडेट है। अभी फिलहाल 18 जो जवान हैं वो बुरे तरीके से इंजर्ड हुए हैं, ये अपडेट है। आगे क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही? देखिए, ये काफी दूर दराज का इलाका है, बसंतगढ़ का इलाका है, जिस इलाके में कुछ देर पहले ये सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ के 18 जो जवान हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और जो अभी तक हमारे पास जानकारी आई है उसमें दुखद ये रहा कि 2 जवानों की जो है वो इस सड़क हादसे में जो है वो शहीद हुए हैं। लेकिन अभी तक जो है वो ऑफिशियल की तरफ से कोई इस तरह की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये जो आंकड़ा है ये बढ़ भी सकता है क्योंकि ये वो बसंतगढ़ का इलाका है, काफी पहाड़ी इलाका है और ये भी बताया जा रहा है कि जो सीआरपीएफ का वाहन था ये 200 से 250 फीट जो है वो खाई में जाकर जो है वो गिरा है। लेकिन अभी भी उस इलाके के अंदर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो वहां पे चलाया जा रहा है, लेकिन लोकल लोगों की मदद यहाँ पे ली जा रही है। और कुछ देर पहले हमने देखा कि यहाँ पे
चापर भी जो है वो बसंतगढ़ इलाके के लिए गए हैं और जल्द से जल्द जो जवान वहां पे घायल हुए हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो वहां से बाहर निकाला जाए। लेकिन जो अभी तक बाहर निकाले गए हैं उनका जो इलाज है वो जो बसंतगढ़ का नजदीकी PSC है वहां पे उनका जो रुपाली इलाज वहां पे चल रहा है। जी किशोर, हादसा कैसे हुआ, कुछ पता लग पाए, क्या कारण था? देखिए शीतल, आपने देखा कि ये जो बसंतगढ़ का इलाका है ये काफी पहाड़ी इलाका है और इस इलाके के अंदर जो है वो धुंध काफी देखने को मिलती है, लेकिन अभी तक इस तरह की जानकारी शीतल सामने नहीं आई है। लेकिन दुखद ये इसमें ये रहा है कि 2 जवानों की जो है वो इस हादसे में जो है वो मृत्यु हुई है। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चलें कि अभी भी इस इलाके की अगर बात करें तो इस इलाके के अंदर जो लोकल हमारे JNK पुलिस के जवान है या अलग अलग लोकल लोग हैं उनकी तरफ से यहाँ पे जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शीतल अभी भी जो है वो इस इलाके के अंदर चलाया जा रहा है। ठीक है किशोर, ये भी बताइए जरा कि कितने जो जवान हैं वो बहुत ज्यादा घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, बाकी कितने जवान हैं जिनकी नॉर्मल चोट आई है, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है? देखिए अभी जो आंकड़ा जिस तरह से आपकी तरफ से भी कहा गया कि 17 से 18 जो है वो CRPF के जवान जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन उनका जो इलाज है जिस तरह से मैंने पहले भी कहा शीतल कि जो नजदीकी वहां का PSC है वहां पे अभी उनका इलाज चल रहा है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि काफी गंभीर चोटें जो है वो इन जवानों को आई है। लेकिन जिस तरह से आपको मैंने पहले भी कहा कि जो इनका वाहन है वो काफी गहरी खाई में जाकर गिरा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे बारिश के साथ साथ धुंध इन इलाकों के अंदर जो है वो देखने को मिलती है क्योंकि ये मिलिटेंसी एरिया है। और सुबह ये भी बताया जा रहा है कि ये गश्त के लिए जो हमारी CRPF की टीमें यहाँ के इस इलाके के लिए निकली थी, लेकिन ओके ठीक है किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास जो भी कोई अपडेट आएगी तो हमें जरूर बताइएगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि कैश कांड में जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जांच पैनल की रिपोर्ट को चुनौती दी थी, लेकिन फिलहाल इसे खारिज कर दिया है। जांच प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रिया में वैधता हो उसमें और गहराई से जांच की जाए, लेकिन उस पूरी याचिका को फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। ये यशवंत सिन्हा का मामला, जो एक जस्टिस हैं और इनके घर पर काफी कैश मिला था, काफी मात्रा में कैश मिलने की खबर सामने आई थी और उसके बाद ये मामला तूल पकड़ते हुए नजर आया। उसके बाद ये 3 जजेस की कमेटी भी इस पूरे जांच प्रक्रिया को लेकर बनाई गई थी, लेकिन आज जो उन्होंने अपनी एक याचिका दायर की थी उस याचिका को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा ने उनके घर पर जले नकदी नोट मामले में इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश रद्द करने की अपील की थी। रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया था और इसी के चलते फिलहाल आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा ने यह भी कहा था कि घर से नोट मिलना साबित नहीं करता कि ये मेरे थे, और ये भी कह रहे थे कि उनकी फैमिली भी बाहर थी, घर पर कोई नहीं था जब ये पूरा मामला पेश आया और जांच कमेटी इसमें बैठी। और आपको बता दें कि फिलहाल इस मामले को लेकर अगर बात की जाए तो जस्टिस वर्मा की जो याचिका है उसे खारिज कर दिया गया। एक और बड़ी खबर है उत्तराखंड से, जहां पर ज्योतिर्मठ नगर क्षेत्र में भी लैंडस्लाइड हुआ है। ये बड़ी अपडेट, पहाड़ी से एक बड़ा बोल्डर का हिस्सा गिरा है। देखिए एक और बड़ी खबर लैंडस्लाइड से जुड़ी है। घटना के बाद बद्रीनाथ हाईवे कुछ समय के लिए बाधित रहा है और पूर्व जोगी धारा ज्ञान गंगा पॉइंट के समीप ये लैंडस्लाइड की खबरें इस वक्त सामने आई हैं, जहां पर लैंडस्लाइड के चलते फिलहाल कुछ देर के लिए इस रास्ते को रोक दिया है। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरह से ये लैंडस्लाइड वहां पर होता है। भारी मात्रा में एक बड़ा बोल्डर आकर इस रोड पर गिरा, इस मार्ग पर गिरा, जिसके बाद ये मार्ग जो है वो कट गया और कटने के बाद कुछ समय के लिए दोनों तरफ से यात्रियों को रोक दिया गया। कुछ समय के लिए दोनों तरफ से ट्रैफिक को जो है वो सुरक्षा के मद्देनजर रोक दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड से इस तरह की जो खबरें हैं वो बार बार सामने आ रही हैं। एक बार फिर से तस्वीर आप देख लीजिएगा। ये बहुत बड़ा बोल्डर ऊपर से आता है, उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसके बाद मार्ग पर पड़ने के बाद ये मार्ग जो है वो पूरी तरह से वहां पर क्षतिग्रस्त हुआ। रोड कनेक्टिविटी जो है वो कट हो गई और कुछ देर के लिए वहां पर जो आवाजाही हो रही थी उसे बंद किया गया। हालांकि इसको खोलने में वहां पर लगातार प्रक्रिया चल रही है और अब लगभग ये जो खोलने की प्रक्रिया है वो हो चुकी है। चलिए फिलहाल न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां पर लगातार जारी है।